हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी अकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं प्रशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम क्लास 6 में ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। अगर आपको चैप्टर समझ ना आए और वीडियो में मज़ा ना आए तो एब्सोल्युटली डिसलाइक मार दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को चालू करते हैं। अगर आपको ये ऐसी हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए इसमें शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला पैराग्राफ में दिया गया है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। अब एक बार अपने छत पे जाके वहाँ पे अगर बिस्तर हो तो वहाँ पे आप सो के एक बार आसमान को देखिएगा। देखिए बहुत अच्छा लगता है। और तारों को देखने में, मतलब आप आसमान में कहीं भी देखेंगे ध्यान से देखने में हर जगह आपको तारे दिख जाते हैं। तो शुरुआत में तो थोड़े बहुत दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात घनी होती जाती है वैसे वैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है। अब तो यहाँ पे दिया गया है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते, मतलब आप उनको गिन नहीं सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। और छोटी छोटी चमकदार वस्तु क्या होती है, इसे तारा कहते हैं। अब जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। कुछ जो आप तारे देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ही चमकीले दिखते हैं, लेकिन कुछ तो देखेंगे तो बहुत ही धुंधले दिखते हैं, मतलब वो बहुत हल्के दिखते हैं। और वो जो चमकीले दिखते हैं उनके मुकाबले बहुत हल्के दिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। जब हाँ ऐसा लगता है देखने में, इतना चमकीला उतना दूर से दिख रहा है तो इसे हीरे जड़े हो ऐसा लगता है देखने में। अब यहाँ पे इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक ही बार देख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं, पूर्णिमा। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, पूर्णिमा क्या कहते हैं। पूर्णिमा, पूर्ण मतलब को पूरा, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है इस बोलने में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पूर्ण चंद्र वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं और ये महीने में मात्र 1 दिन आती है। अब यहाँ पे है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अब 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, मतलब जब आपका ये पूर्णिमा आया उसके 15 दिन बाद अमावस्या आ जाता है। और अमावस्या क्यों आता है कि चांद हर एक दिन में थोड़ा थोड़ा घटते घटते 15 दिन में वो गायब हो जाता है, फिर वो बढ़ना वहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाले वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। अभी ये चांद और तारे, ये जो चांद है और तारे हमसे ना जितना सूर्य दूर है उससे भी कई लाखों गुना दूर है, तो इसलिए वो हमें रात में दिखते हैं। और जब सूर्य दिन में चमकता है तो उसके तेज प्रकाश के कारण ये रात में हमको दिखाई नहीं देते हैं, मतलब दिन में हमको दिखाई नहीं देते हैं सूर्य के तेज प्रकाश के कारण, क्योंकि दिन में सूर्य उगता है और सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि इनके प्रकाश को एकदम ढक लेता है मानो एक तरीके से। अब यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, खगोलीय पिंड क्या कहलाती है? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। रात के समय सूर्य नहीं चमकता आप यहाँ पे कहेंगे, लेकिन
शाम जो होता है, शाम में जब चांद उगने लगता है तो सूर्य डूबने लगता है और चांद भी हल्का हल्का दिखने, जैसे यहाँ देखिए सूर्य डूबने लगता है, मतलब सूर्य जाने लगता है और तब चांद हल्का हल्का दिखाई देता है, और जब पूरा जाता है तब धीरे धीरे वो पूरा दिखने लगता है। तो इसका मतलब कि सूर्य का प्रकाश है उतना, तभी तो चांद को रोक लेता है। यहाँ पे यही चीज़ दी गई है। अब कुछ खोखले पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। अब जो हमारा सूर्य है ये भी गैस से बना हुआ है, और ये इसका आकार भी बहुत बड़ा, आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे सूर्य के रोशनी को उसके सेंटर से उसके किनारे तक पहुंचने में खुद ही एक लाख साल से ज़्यादा का समय लग जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा। अब यहाँ पे इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश किसके पास होता है? सूर्य। और इस सूर्य हो गया और अन्य तारे हो गए, ये सब के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं। और इन्हीं से प्रकाश कौन लेता है? चांद लेता है। यही इस चीज़ में दिया गया। हाँ, इसमें बताया गया, देखिए इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यहाँ पे आओ कुछ करके देखिए, ये एक्टिविटी आप करना चाहे तो कर लीजिएगा। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज़, पेंसिल तथा एक सुई। कागज़ के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा रहे। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचे। कागज़ पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब कागज़ के छिद्र वृत्तीय भाग को कांच के पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज़ को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च के स्विच कागज़ के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर रखे खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदु को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तथा सूर्योदय के समय अदृश्य हो जाते हैं। बहुत बढ़िया एक्टिविटी दी गई है इसमें। मतलब जैसे आप एक कागज़ होगा, इस कागज़ में आप उसे एक टॉर्च से बांध दीजिए, जो कि उसका स्क्रीन उसमें कागज़ में लपेट के उसे बांध दीजिए और उसका बटन ऑन ऑफ करने के लिए रहने दीजिए। और उसके जहाँ पे उसका स्क्रीन है वहाँ पे बहुत सारे छेद कर दीजिए और पूरे अंधेरे कमरे में उसे कहीं पे जलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप रात में देखते हैं कि आसमान में तारे चमकते हैं, वैसे दिखेगा। और आप अगर वहाँ पे लाइट जलाएंगे तो वो सब दिखना बंद हो जाएगा। अब ये वही वाली स्थिति होगी जैसे रात में चांद तारे सब दिखते हैं और सूरज के आते ही सूरज आता है, बहुत भयंकर लाइट जलती है और उससे सब कुछ अदृश्य हो जाता है। वही चीज़ में दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप इसे अपना चैनल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए। तो अगला पेज पढ़ते हैं हम। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। वो जितने छोटे दिखाई देते हैं उतने छोटे होते नहीं हैं तारे, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। इतना बड़ा कि आप तुलना भी नहीं कर सकते। हमारा सूर्य है, इससे भी कई गुना बड़ा होता है ये। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर खड़ा उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। और नक्षत्र मंडल कैसे कहलाते हैं? जो रात्रि में आसमान में देखेंगे तो बहुत सारे तारे होगा
तो कुछ ना कुछ नया नया शेप बनाते रहता है। इसी को नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, सप्तऋषि कहाँ कहते हैं? इसका नाम से पता है, सप्त सात, सात सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह। आसमान में आप देखिएगा 7 तारों का समूह कौन सा है, उसी को सप्तऋषि कहा जाता है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अब यहाँ पे है चित्र 11.1। ये देखिए सप्तऋषि, ये 1 2 3 4 5 6 7 और इससे सीधा जाके ध्रुव तारा की ओर संकेत करता है। ये हो गया सांकेतिक तारे। अब यहाँ पे है, आप अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ये अपने आप पापा या मम्मी से भी करवा सकते हैं। जैसे उनसे पूछ सकते हैं कि तारों और ग्रहों के बारे में बताइए। आपके घर में दादा या दादी है तो उनसे अच्छे से आप जान सकते हैं। यहाँ पे प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जैसे उत्तरी तारा कौन सा होता है, उत्तर दिशा को कौन सा तारा बताता है? यहाँ पे इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तरी दिशा को कौन सा तारा बताता है? ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारा उत्तर में रहता है, यहाँ आप जान सकते हैं। ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। मतलब 7 तारे एक जगह होंगे और वो जो एक विशेष तारे की ओर संकेत करते रहेंगे, वो तारा भी, वो ध्रुव तारा भी चमकीला होता है। तो आप इसे सप्तऋषि की सहायता से जान सकते हैं। अब इसमें दिया गया चित्र 1.1 से आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वे यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। यहाँ पे देख लीजिए चित्र 1.1 मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सप्तऋषि। यहाँ पे देखिए ये ऐसे जा रहा है, इसको आगे की ओर यहाँ से बढ़ाया जाता है तो ये हो गया ध्रुव तारा, इसकी ओर संकेत करता है। ये यही चीज़ दिए गए इसमें, ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। यहाँ पे है। अब यहाँ पे दिया गया कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। मतलब आप खुली आंख से इन्हें नहीं देख सकते। जो बृहस्पति ये सब है ना, इन सब के चारों ओर छल्ले, और छल्ले क्या है? ये पत्थर तैरते रहते हैं अंतरिक्ष में, वही दिया गया इसमें। इसे कैसे देखते हैं हम? शक्तिशाली दूरबीन के से देख सकते हैं। मतलब खुली आंख से नहीं देखा जा सकता। अब अगला पैराग्राफ दिया गया है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब इसमें ये कहने का मतलब है कि कुछ खगोलीय पिंड जैसे होते हैं। मतलब खगोलीय पिंड क्या होते हैं? जो आसमान में आप देखते हैं रात में जो भी चीज़, वो सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब उसके कुछ के पास अपना प्रकाश नहीं होती। जैसे में हो गया चांद, हो गया हमारा चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता। अपने प्रकाश कहाँ से लेता है? सूर्य से लेता है। ठीक है। यहाँ पे वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह कहलाते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी भी हो गया ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। देखो यहाँ पे दिया गया, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है सूर्य हम सबसे नज़दीक तारा है पृथ्वी के। अब पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, जैसे चांद से देखेंगे ना पृथ्वी को, तो जैसे हमारा चांद भी कैसा दिखता है? चमकता दिखता है ना, वैसे हमारा पृथ्वी भी चमकता दिखता है दूर से देखने पर। यहाँ पे अगला पेज है। यहाँ पे हमारा
सौर मंडल के बारे में बताया गया है। पहले सूर्य है, उसके बाद बुध है, उसके बाद यहाँ पे शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मार्स है, और फिर यहाँ पे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब दिया गया है। और इन सब के बारे में दिया गया है नीचे, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें भी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं इसमें पढ़ाऊँगा तो मेरा स्क्रीन उल्टा हो जाएगा, जिसकी वजह से वीडियो बंद हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है वीडियो ख़राब हो जाएगा उससे। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको वो मिल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगला देखते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा उपग्रह है। ये क्या कौन सा उपग्रह है? ये हमारा चांद आसमान से दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, और सूर्य ब्रह्मांड के चक्कर लगाता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। अब ये सौर मंडल, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि सौर मंडल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आज हो जाएगा सीधा सीधी, जैसे इसमें दिया गया पैराग्राफ, ऐसी पैराग्राफ आप याद कर लीजिएगा। जैसे सूर्य 8 ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, अन्य खगोलीय पिंड जैसे हो गया तारा हो गया, चांद हो गया, ये सब, और कुछ क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सौर परिवार भी इसी को कहा जाता है। और सौर परिवार का मुखिया कौन है? जो परिवार है तो उसका मुखिया जरूर होगा। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। अब यहाँ पे अगला ये सब दिया गया, तो इसको हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो हम इसे पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। आप पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी इसका वीडियो डालें, हम ऐसे आज ही वीडियो डाल देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।